हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 29वां एवं अंतिम लेक्चर है जो कि विविध टॉपिक से संबंधित है। विविध का अर्थ यह होता है जिन चीज़ों का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता और परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको हम विविध में कवर कर लेते हैं। जो कई टॉपिक से रिलेटेड होते हैं तो उनको क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ रखें, और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनका रिविजन आवश्यक होता है, जिनको जानना हमारे लिए आवश्यक होता है, उनको हम विविध में रख लेते हैं। विविध से सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न हर विषय से आते हैं। तो चलिए हम विविध को देखते हैं। चूंकि हम महेश अग्रवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पुस्तक अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसके एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हम प्रश्नों को कवर करेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो देखते हैं हम, चलिए टॉपिक को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब आई थी? 1902 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सभी असंगत हैं। कंपनी असंगत है और जहाँ जिस व्यवस्था से हिस्सा ले रही है वहाँ पे सब असंगत हैं। इसकी बात जीबी मैकाले के द्वारा कही गई है, कंपनी के लिए कमेंट है ये। आगे है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उनकी उपाधि थी। कभी भी प्रश्न आ जाए कि लोकमान्य से किसे नवाजा गया था या लोकमान्य किसकी उपाधि थी? बाल गंगाधर तिलक की। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने लोकमान्य तिलक को कहा था कि भारतीय शांति के जनक हैं, या भारतीय शांति के दूत भी कहा। आगे है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, संसद में चुने गए? दादा भाई नौरोजी। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। आगे है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष? चूंकि ये हमारा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, विविध का अर्थ ये हुआ कि आगे पीछे पीछे आगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ऐसे कवर करते हुए जाते हैं। यहाँ देखते हैं, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1970 में आरंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में शुरू हुआ था 1770 में। याद रखिएगा, अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1770 में, बंगाल के क्षेत्रों में। आगे है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1718 में। 1817 के आसपास हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और अंतिम था ये। उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। आगे है, गांधी जी दांडी मार्च से प्रेरित होकर, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? उसी तरीके से जैसे दांडी मार्च गुजरात में गांधी जी ने शुरू किया था, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने, और केरल में के कलप्पन ने, जो कि कालीकट से पोयानूर तक था।
तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी और केरल में के कलप्पन द्वारा। आगे है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। सर्वोदय का अर्थ हुआ सबका उदय हो। ये नहीं कि जिसके पास धन हो, दौलत हो, पहुंच हो वही उदय हो, नहीं, सभी व्यक्तियों का उदय होना अनिवार्य है। यह सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक नोट है, दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि दिसंबर 1931 से लेकर 1934 तक। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लिया। इसके बाद वहाँ वो असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी पुनः आए और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिए। तो वह दिसंबर में जब आए 1931 में, तो पुनः उन्होंने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया और वह चला 1931 से लेकर 34 तक। आगे है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हिंदी भाषा प्रयोग होगी, लेकिन जो लिपि होगी वह रोमन होगी। भाषा हमारी हिंदी हो जो, लेकिन जो राइटिंग हो, जो लिपि हो वह रोमन लिपि होनी चाहिए। यह वकालत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। शुरू कब हुआ था? वर्ष 1939 से लेकर 45 ईस्वी तक चला। तो शुरू 39 में हुआ, समाप्त 45 में हुआ। आगे मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी थे? हेमचंद्र सूरी, जो कि सूर्यवंश के शासक थे, उसी में हेमचंद्र सूरी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है वर्ष 1939 से 45 के बीच। तो वही विंस्टन चर्चिल, जिनके लिए जब वो हार गए थे क्लेमेंट इटली से, तो उन्होंने कहा भाई हमने आपको विजेता बनाया, देश को जिताया द्वितीय विश्व युद्ध में, हम हार कैसे गए? तो वहाँ की जनता ने कहा यू आर फिट फॉर वॉर नॉट फिट फॉर पीस। इसका अर्थ यह हुआ कि आप युद्ध के लिए सही हैं, शांति के लिए नहीं सही हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसके बाद कौन आए थे? क्लेमेंट इटली। आगे बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष कौन थे? गरम दल के जो 4 पिलर थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, वही अरविंद घोष हैं ये, जिन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। आगे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक पार्टी के रूप में समाप्त किया जाए, यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है परीक्षा में। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे एक नोट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यही है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में की गई थी। कभी भी प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में अमेरिका में। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग दिया जाएगा, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिला और प्रांतों में बनी सरकारें जो 1937 में गठित हुई थी,
28 माह बाद कांग्रेस ने सभी प्रांतों से, जो 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, उससे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा हमसे बिना पूछे, हमारे बिना किसी सलाह मशवरा के, हमें बिना किसी आश्वासन के हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, इसलिए प्रांतों से इस्तीफा दे दी। तो उनकी मांग क्या थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। आगे है विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने कहा। आज़ादी के समय मुस्लिम लीग ने कहा विभाजन कर दो और हमें छोड़ दो। विभाजन कर दो, पहले आप 2 राष्ट्र बनाइए, आप तब जाइएगा जब 2 राष्ट्र बन जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद होता है और भारत 15 अगस्त को। वो इसीलिए होता, उन्होंने कहा पहले हमें बांटो, इसके बाद आज़ाद करो, क्योंकि क्या पता बाद में आज़ादी मिले या ना मिले, अलग राष्ट्र मिले ना मिले। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा पहले आप विभाजन कर दो, इसके बाद स्वतंत्र करना। आगे ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। अभी भी हमने देखा हैदराबाद रियासत, जैसे हमारा प्यारा भारत है, तो हैदराबाद यहाँ है, तो अब बताइए बीच में है और ये स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे। तो उस समय रियासतों को एकीकरण का अधिकार किसके पास था? दायित्व किसके पास दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने कहा कि अब बीच में नासूर थोड़े रखा जाएगा, तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। आगे है स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। ये फैक्ट है, देखिए ये स्वतंत्रता आंदोलन तो था ही। मोरारजी देसाई ने कब सरकार बनाई थी? वर्ष 1978-79 में, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के समय। इसके बाद जब सरकार बनी वह मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जो 78-79 में बनी थी। 1978-79 में ये केंद्र में बनी थी। और राज्यों में अगर पूछा जाए तो केरल में पहली बार बना था एक गैर कांग्रेसी सरकार। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। यही फैक्ट याद रखिएगा, गीतांजलि किसकी पुस्तक है या किसकी रचना? रविन्द्रनाथ टैगोर की। उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। उन्हें कहा कि ये अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए ये एक महान प्रहरी हैं। इसकी संज्ञा महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह के बाद। आगे है ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को, ब्रिटिश काल चल रहा था उस समय, किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? उड़ीसा का अकाल 1866 ईस्वी में पड़ा था, उसे प्रकोप का समुद्र कहा गया। इतना भयानक अकाल था कि उसे कहा गया कि ये समंदर की भांति है, ये प्रकोप आ गया है। आगे है गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये गुटनिरपेक्षता क्या होता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद विश्व 2 धड़ों में बट गया, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। पूंजीवादी लोग अमेरिका के साथ हो गए और कुछ ऐसे थे जो समाजवादी थे जो रूस के साथ हो गए, क्योंकि उस समय रूस सबसे बड़ी महाशक्ति थी। लेकिन एक पूंजीवादी देश था, दूसरा समाजवादी, तो कुछ देश पूंजीवादी के मिल गए, कुछ समाजवादी के।
कुछ ऐसे भी थे जो नए नए आज़ाद हुए और उन्होंने कहा ना हम पूंजीवादी में मिलेंगे ना समाजवादी में, हम तटस्थ रहेंगे। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूंजीवादी के पास जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी समाजवादी के पास भी जाएंगे, नहीं तो हम अपनी स्वतंत्र नीतियाँ बनाएंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ना हम किसी के गुणगान गाएंगे। तो अपनी तटस्थता बनाए रखना, ना किसी पूंजीवादी की ओर जाना न समाजवादी की ओर जाना, इसे ही गुट निरपेक्षता कहते हैं। इसका प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? फ्रैंक मोरिस ने। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरिस द्वारा लिखी गई थी। आगे है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें कहा कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली। तो कभी भी आए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया। ये वही सीतारामैया है जो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी से हार जाते हैं, और इन्हीं की हार को महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, यह गांधी की हार है। आगे देखते हैं, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार ही ऐसे थे जिन्होंने विभाजन को स्वीकारा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये विभाजन सही नहीं हुआ है। और खान अब्दुल गफ्फार के बारे में ये भी एक जान लीजिएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं से संबंधित था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जो कि एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का पत्र कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का पत्र कहा गया। उन्होंने कहा इसमें कोई आज़ादी थोड़ी ना है, अब आया है, ये सब तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अब हमें इस वीडियो में नहीं जकड़ना है। तो ये गुलामी का पत्र की संज्ञा भारत शासन अधिनियम 1935 को दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे एक नोट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी करना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारी, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो नमक कानून तो तोड़ा गया, लेकिन जहाँ समुद्री क्षेत्र नहीं था, जहाँ नमक नहीं बनता था, वहाँ किस तरीके से आंदोलन को समर्थन दिया जाए? तो वहाँ पे चौकीदारी कर ना देने का विरोध किया गया कि हम नहीं देंगे चौकीदारी कर, और वहाँ पे किराया ना देने की बात की गई। इस तरीके से लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया। उसमें महिलाएं शामिल थे, छात्र, जनजाति, कामगार, किसान, व्यापारी और मुस्लिम समुदाय भी शामिल थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाएं या प्रस्ताव हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा इस लेक्चर को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब आया? किस गवर्नर जनरल के समय में? उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें प्रमुख प्रावधान यह था कि भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण होना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि कंपनी कुछ मनमाने ढंग से कार्य करने लगी थी, ना कंपनी को लाभ होता था और ना ही ब्रिटिश सरकार को, जो कि ब्रिटेन में बैठी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बना दिया, एक कानून लाया कि आप इस कानून के तहत कार्य करेंगे। तो इसे ही रेगुलेट करना, नियमित करने का, विनियमित करने का कानून, इसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। उस समय
भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और इसमें मुख्य क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई कि निर्णयों को लेने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा जो कंपनी के कुछ उच्च स्तर के निर्णय लेंगे। आगे है चार्टर एक्ट 1813, लॉर्ड मिंटो के समय में आया। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़कर। अभी पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ, चाय और चीनी का व्यापार अभी बचा है। फिर सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आया, विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून लाया गया। आगे है 1833 का चार्टर एक्ट, विलियम बेंटिक के समय में आया, जिसमें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक थे। अर्थात 1833 के चार्टर के द्वारा विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब तक वो केवल बंगाल क्षेत्र के थे, अब वो पूरे भारत क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहलाए। आगे है चार्टर एक्ट 1853, यह लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। इसमें कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण था कि आप एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे, कुछ नियमों के तहत आप कार्य करेंगे। आगे है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में आया। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई और किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर। जिस प्रकार से सती प्रथा कानून पर राजा राम मोहन राय का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, उसी तरीके से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। इसमें भारतीय परिषद में अर्थात जो परिषद थी, गवर्नर की काउंसिल थी, उसमें भारतीयों का प्रवेश शुरू किया गया। अतः अब जो परिषद नियम कानून बनाती है उसमें भारतीय भी शामिल होंगे। तो पहली बार प्रवेश भारतीयों का 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ये वही प्रभाव है जब 1857 की क्रांति हो गई और सत्ता सीधे क्राउन के हाथों में चली गई। आगे है सम्मति आयोग अधिनियम 1891, जब आया उस समय गवर्नर जनरल लैंसडाउन थे। तो सम्मति आयोग अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय में आया, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके तहत कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध है, कि अर्थात अगर कोई भी लड़की 12 वर्ष से कम है और उसका विवाह होता है तो ये कानूनन अपराध है। आगे भारत परिषद अधिनियम 1892 लैंसडाउन के समय में आया। इसमें निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, वो हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से ही थी, लेकिन पहली बार निर्वाचन की बात की गई कि कुछ कार्य निर्वाचन व्यक्तियों के द्वारा होने चाहिए, कुछ निर्वाचित व्यक्ति शामिल होने चाहिए। आगे है मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909, बहुत इम्पॉर्टेंट। यह लॉर्ड मिंटो के समय में आया था, चूँकि मॉर्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। 1909 में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देना। आगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, मॉन्टेग्यू वायसराय थे, मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन का अर्थ क्या हुआ कि कुछ विषय थे जो दो भागों में बांट दिए गए, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर और परिषद मिलकर कानून बनाते थे और जो हस्ताक्षरित विषय था उस पर गवर्नर और कुछ मुख्य काउंसिल के द्वारा ही बनाया जाता था, उस पर सबका अधिकार नहीं होता था। आगे है साइमन कमीशन
1927 में आया। 1919 की समीक्षा के लिए आया था, जो कि पहले ही आ गया, जबकि 10 वर्ष बाद आना था। और जब साइमन कमीशन आया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसमें संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई थी। संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई है और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया था। आगे है शारदा एक्ट 1930। शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन के समय में आया, जिसमें प्रावधान किया गया कि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए। तो कभी भी प्रश्न है, शारदा अधिनियम में लड़कियों की आयु विवाह की 14 वर्ष थी, लड़कों की 18 वर्ष। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में आया? उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। द्वैध शासन लागू किया गया, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। आगे है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में आया। उस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। उसने प्रादेशिक स्वशासन की बात की कि स्वशासन होना चाहिए, और मुख्य रूप से यह उस समय आया था जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की बात हुई थी। तो इसमें प्रावधान एक था कि प्रादेशिक स्वशासन शुरू होगा, अर्थात शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। आगे है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया। उस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो ही थे। इसमें संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की गई। आगे है वेबल योजना 1945 में आया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल थे। इसमें सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण की बात की गई थी कि चाहे देसी रियासत हों या प्रांत हों, और जो सभी दल हैं वो मिलकर एक परिषद का निर्माण करें जो एक हों। आगे है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया। लॉर्ड वेबल उस समय थे जब कैबिनेट मिशन आया। उस समय भी भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल थे, और इसमें प्रावधान किया गया कि संघ का निर्माण होगा, जो कि प्रांतों की स्वायत्तता दी जाएगी। संघ का निर्माण कर संघ जो देसी रियासत है और जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनको मिला के एक संघ बनेगा और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। आगे है माउंटबेटन योजना 1947, जिसे हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। इसमें वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसमें भारत के विभाजन की बात की गई थी। ये पहला ऐसा था जिसमें खुलकर भारत के विभाजन की बात की गई। अंततः इसी के द्वारा भारत का विभाजन भी हो गया। आगे यहाँ पे कुछ प्रमुख नारे दिए हुए हैं और किस उनसे संबंधित व्यक्ति थे। जैसे कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। करो या मरो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में दिया गया था। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर से दिया गया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान, यह लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। यह कब दिए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, या भगत सिंह का नारा था, जो कि मोस्ट फेमस क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। आगे है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, जिसके तहत इन पर लाठीचार्ज हुआ था और इनकी मृत्यु तक हो गई थी। इसी लाठीचार्ज की वजह से जब साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में ये इसका विरोध कर रहे थे और पुलिस की लाठीचार्ज से बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई। आराम हराम है, ये किसका नारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल का ये नारा था, जो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस रात्रि में ये गाया भी गया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसमें कहा गया नेहरू की ये आराम हराम है, हु लिव्स लाइफ, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहेगा अगर भारत ही मर जाएगा तो, और पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे है प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियों के बारे में चर्चा की गई है। प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधियाँ क्या क्या रही हैं। उपाधि है, उपाधि प्राप्त करता है और उनको दिया किसने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जब वो सिंगापुर में थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। गुरुदेव किसको कहा जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। यह गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने इनको यह उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसे प्राप्त थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि ने की कौन दिया था, बारदौली की महिलाओं को। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। आगे है देश रत्न की उपाधि किसे प्राप्त थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न की संज्ञा किसने दी थी इन्हें, महात्मा गांधी ने। देश रत्न कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और यह उपमा इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। विवेकानंद किसको कहा जाता था, स्वामी विवेकानंद को। यह विवेकानंद की उपाधि थी इनकी। यह कौन दिया था, खेतड़ी के महाराजा जो कि राजस्थान में थे। राजा की उपाधि किसे प्राप्त थी, राजा राम मोहन राय को। लेकिन यह इनकी नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी। राजा किसने कहा, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने जब ये इंग्लैंड गए थे और उनका कार्य कर दिए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। आगे है जगत गुरु किसे कहा जाता है, हरिविजय सूरी को। जगत गुरु की संज्ञा अकबर के द्वारा हरिविजय सूरी को दी गई थी। क्योंकि ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कंठाभरणवाड़ी की उपाधि किसे प्राप्त थी, तानसेन को। यह अकबर द्वारा दी गई थी क्योंकि यह बहुत अच्छे गायक थे, अर्थात इनकी वीणा से दिए तक जल जाते थे। आगे है कायदे आजम की उपाधि किसे प्राप्त थी, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कायदे आजम कहा था, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम से पुकारा था। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया, महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह अधनंगा फकीर है जो हमारे इतने बड़े साम्राज्य को तोड़ दिया। आगे है यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों की बात की गई है। क्योंकि यह विविध है इसलिए हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, लाला लाजपत राय के द्वारा। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, सचिंद्रनाथ सान्याल की। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की। चाहे उसे इंग्लिश में इंडियन होम रूल कहो या हिंद स्वराज, यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है, रजनी पाम दत्त की। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त द्वारा लिखी गई थी। नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो अपने अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि उन्होंने संस्था स्थापित की थी इंडियन नेशन की। तो नेशन इन मेकिंग किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। आगे है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर की है। आगे है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बम की फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? भगवती चरण बोहरा की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ये कई बार प्रश्न आया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। आगे है आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के। इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। वही अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की पुस्तक है। यहाँ पे है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की पुस्तक है। इंडिया एंड इंडियन मिशन किसकी पुस्तक है? अलेक्जेंडर डफ की। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ की पुस्तक है। यहाँ पे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसकी पुस्तक है? वीडी सावरकर की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को एकमात्र वही थे जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, वो थे वीडी सावरकर। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। ये वही अरविंद घोष हैं जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था और श्री अरविंदो के नाम से फेमस हुए और दक्षिण भारत चले गए। उन्होंने राजनीति को छोड़कर अध्यात्म का सहारा ले लिया। ये वही उग्रवादी जो 4 पिलर थे, उन्हीं में से लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे। बाद में ये श्री अरविंदो कहलाए। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस किसकी पुस्तकें हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसमें गीतांजलि आप याद रखिएगा, गीतांजलि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नेशंस वॉयस किसकी पुस्तक है? राधा कृष्णन की। गैदरिंग स्टॉर्म किसकी पुस्तक है? लैपियरे और कॉलिंग्स द्वारा लिखी गई थी। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। वही अरविंद घोष जो श्री अरविंदो कहलाए। नील दर्पण नाटक है और इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं, जिसमें नील विद्रोह की चर्चा है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। आगे है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। हिंट्स ऑफ सेफ कल्चर लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। हिंट्स ऑफ सेफ कल्चर, उन्होंने कहा कल्चर को आप सेफ रखिए। यह पुस्तक लाला हरदयाल की है। सॉरी, हिंट्स ऑफ सेफ कल्चर लाला हरदयाल की पुस्तक है। ये वही लाला हरदयाल हैं जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा, जिन्होंने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर आंदोलन छेड़ा था। इंडियन फिलॉसफी किसकी पुस्तक है?
डॉक्टर राधाकृष्णन की। इंडिया अनरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक है। इन्हीं ने ही दादा भाई नौरोजी को अशांति का जनक कहा था, सॉरी तिलक को अशांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन चिरोल। इन्हीं की पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया ए नेशन किसकी पुस्तक है? एनी बेसेंट की। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त द्वारा लिखी गई थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की पुस्तक है। इंडियन रेनेसां भारतीय पुनर्जागरण की पुस्तक, जिसका हिंदी होता है भारतीय पुनर्जागरण। इंडियन रेनेसां C.F. एंड्रयूज की है, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे। आगे है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, भीमराव अंबेडकर की है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर जी की है। इंडियन डायरी E.M. मॉन्टेग्यू द्वारा लिखी गई थी। वही मॉन्टेग्यू जो 1919 के अधिनियम के समय सचिव थे, भारत सचिव। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू द्वारा लिखी गई। कमेंट्रीज ऑन द कुरान किसकी पुस्तक? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। तो हमने देखा पुस्तकें। अब यहाँ देखे कुछ युद्ध हुए थे और कुछ संधियाँ और किन वर्षों में हुई। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब कब हुए? तो देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला और एक्स-ला-सैपेल की संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक चला और पांडिचेरी की संधि जो कि 1754 ईस्वी में हुआ उसके द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 53 ईस्वी तक चला, जो कि पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ये कर्नाटक युद्ध क्यों हो रहे थे? क्योंकि यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहे थे। भारत में भी, और ये उस समय ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई दे रहा था। आगे है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ और यह मद्रास की संधि जो कि 1769 ईस्वी में हुआ उसके द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला और यह पुरंदर की संधि जो कि 1776 ईस्वी में हुआ, पुरंदर की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इसी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में बड़गांव की संधि हुई और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होके आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है सालबाई की संधि। यही प्रश्न आ जाता है कि सालबाई की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था और यह मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुआ उसके तहत समाप्त हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में चला और श्रीरंगपट्टनम संधि जो कि 1792 में हुई उसके तहत समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंततः मैसूर राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 तक चला, जिसमें देवगांव व सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई जो कि 1803 में हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 ईस्वी में, जिसकी सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। यही पूछ लेता सुगौली की संधि किन के मध्य हुई थी? आंग्ल और नेपाल के मध्य 1816 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 ईस्वी तक चला था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूना की संधि के द्वारा समाप्त हुआ।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में। यह यान्दबू की संधि जो कि 1826 में समाप्त हुआ। ये दोनों संधियां याद रखिएगा, एक आंग्ल नेपाल युद्ध की सुगौली की संधि और एक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की यान्दबू की संधि जो कि 1826 में हुई थी और सुगौली 1816 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ जो कि लाहौर की संधि व भैरोवाल की संधि 1846 के तहत समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में और सिख साम्राज्य को भारत में या ब्रिटिश प्रांत में अप्रत्यक्ष रूप से समितियों के द्वारा मिला लिया गया और समितियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। यहाँ पे एक नोट है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में चला, जिसमें लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ तो उस समय लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 ईस्वी में चला, उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे, याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे है कि बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में है। कौन बंगाल के थे, फिर कौन भारत के हुए, फिर कौन भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बने और वायसराय बने। इन सब में अंतर थोड़ा थोड़ा है, कार्य एक ही है, बस शक्तियों का विस्तार होते गया है। आगे है, यहाँ पे हम देखेंगे आज गवर्नर या गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल कब से कब तक रहे और उनसे महत्वपूर्ण घटनाएं संबंधित क्या थीं। जैसे पहले गवर्नर यही थे लॉर्ड क्लाइव, 1757 से 60 में रहे और 1765 से 67 ईस्वी तक रहे। उनके समय में, लॉर्ड क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया और इलाहाबाद की प्रथम संधि व द्वितीय संधि जो कि 1765 में हुई, लॉर्ड क्लाइव के समक्ष ही हुई। जबकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन जब बक्सर के बाद 1765 में संधि करनी हुई तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई संधि। आगे है, हेनरी विंसिटार्ट 1760 से 64 ईस्वी तक गवर्नर रहे। 1764 में बक्सर का युद्ध इसी गवर्नर के शासनकाल में हुआ था और नेतृत्व किसने किया था सेनापति के रूप में? हेक्टर मुनरो के द्वारा। हैरी बेरेलास्ट 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक गवर्नर थे। इन्होंने द्वैत शासन के समय बंगाल प्रांत के गवर्नर थे। द्वैत शासन वही लागू किए थे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। आगे है जॉन कर्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक गवर्नर थे बंगाल के। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आगे वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक, ये भारत वहाँ के बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। इन्हीं के समय में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। और बंगाल के अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। अब तक गवर्नर कहलाते थे और 1773 के रेगुलेटिंग के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे 1774 से लेके 1785 तक। उन्होंने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग में 1773 वारेन हेस्टिंग के समय में आया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और वारेन हेस्टिंग द्वारा इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेके 1793 ईस्वी में और एक बार ये 1805 में भी आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में ही इनकी मृत्यु हुई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया।
तथा शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। उन्होंने कहा शक्तियों का थोड़ा थोड़ा विभाजन होना चाहिए, शक्तियाँ केंद्रित ना रहें वरना शासन करने में परेशानी होगी। जॉन शोर, सर जॉन शोर का शासनकाल 1793 से लेकर 98 ईस्वी तक था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आए। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि चार्टर एक्ट 1793 आया और जॉन शोर के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। उन्होंने कहा हम कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तटस्थ बनाए रखेंगे। लॉर्ड वेलेजली, ये बहुत ही कुख्यात गवर्नर भी माने जाते हैं, गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक थे। लॉर्ड वेलेजली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायक संधि नीति लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही लाई गई 1798 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। आगे है सर जॉर्ज बारलो, 1805 से लेके 1807 ईस्वी तक गवर्नर रहे। इन्होंने रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो मिंटो 1909 में है वो नहीं, ये प्रथम है, वो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से लेके 13 ईस्वी तक भारत के गवर्नर रहे। इन्हीं के समय में अमृतसर की संधि 1909 में हुई, जिसके द्वारा सतलज नदी को सिख प्रांत का सीमा निर्धारित किया गया। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर रहे। इन्हीं के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और सुगौली की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इन्हीं के समय में लागू हुआ 1820 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही लागू हुआ। लॉर्ड एम हर्स्ट, वह 1823 से लेकर 28 तक गवर्नर, भारत के गवर्नर रहे हैं। 23 से लेकर 28 तक इन्हीं के द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत महत्वपूर्ण, 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक गवर्नर रहे हैं। इन्हीं के समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई और ठगी प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, जब ये गवर्नर थे। अब यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। अब तक हमने देखा बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। अब हम भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह 1833 से लेकर 35 तक, जो कि भारत में प्रथम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के समय में आया और विधि आयोग का गठन किया गया, जिस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। चार्ल्स मेटकाफ का शासनकाल 1835 से लेकर 36 ईस्वी तक था। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो कौन से गवर्नर को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। इनका शासनकाल 1835 से 36 ईस्वी तक, बहुत कम टाइम तक था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 42 ईस्वी तक शासन किए। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1824 से लेकर 44 ईस्वी तक थे। इन्हीं के समय में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, प्रथम इसलिए क्योंकि 1911 में द्वितीय भी आते हैं।
1844 से लेकर 48 ईस्वी तक शासन इनका रहा। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए, लाहौर की संधि हुई और इसी के तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक, इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में जो आई थी, चार्ल्स वुड की, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, वो शिक्षा नीति आई थी, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो 1856 में लाया गया था, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा 1857 के विद्रोह के समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के। यहाँ पे एक नोट है कि लॉर्ड क्लाइव ने मुंगेर, जो कि बिहार में है, इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बांकीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी लॉर्ड क्लाइव ने, मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में। आगे हैं यहाँ पे, अब जैसे हमने देखा बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके बाद हमने देखा भारत के गवर्नर जनरल। अब हम देखेंगे भारत के वायसराय। वायसराय, उनके कार्यकाल और संबंधित जो घटनाएं हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 62 तक वायसराय रहे, जबकि 56 में ही आ गए थे, लेकिन उससे पहले गवर्नर जनरल थे, बाद में वो वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत की पहली बार आयकर लगाया गया, अर्थात भारत पर पहली बार इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग के समय में लगाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 63 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इन्हीं के समय में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का शासनकाल 1864 से 69 ईस्वी तक था। इन्हीं के समय में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया, जो कि 1866 में उड़ीसा में महाअकाल पड़ा था, जिसे समुद्र अकाल भी कहते हैं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 72 ईस्वी तक था। इन्हें वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। यहाँ पे आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की जाती है। यह भारत प्रथम जनगणना, नियमित नहीं लेकिन प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जो कि 1872 ईस्वी में हुई। लॉर्ड मेयो के समय में ही सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग बनाया गया तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। आगे है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी तक वायसराय रहे। इन्हीं के समय में कोका विद्रोह हुआ था। कोका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब के क्षेत्र में। लॉर्ड लिटन, सभी जो गवर्नर या फिर वायसराय में जो जिनका बहुत गलत वे में नाम लिया जाता है, उनमें एक लिटन भी थे। इनका शासनकाल 1876 से लेकर 80 तक है। द्वितीय अकाल आयोग का गठन लिटन के समय में हुआ था और लिटन के समय में 1777 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। 1777 ईस्वी में ही महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, जो कि 1778 ईस्वी में आया था, वह लॉर्ड लिटन के समय में ही आया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुई लॉर्ड लिटन के समय में ही। लॉर्ड रिपन, इनका ये बहुत अच्छे गवर्नर माने जाते हैं। अगर कहीं गलत किसी का नाम लिया जाता है तो इनका सही में वही नाम लिया जाता है। इन्होंने कुछ कार्य भारतीयों के हित में भी किए थे, जो कि लागू नहीं हो पाए, लेकिन सोच अच्छी थी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक था। इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया, जो 1878 ईस्वी में आया था। हंटर आयोग का गठन किया, जो कि शिक्षा से संबंधित था। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई
1881 से, जो हर 10 वर्ष में होती रही। इसके बाद लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। सबसे महत्वपूर्ण घटना इन्हीं के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1885 में। वर्मा भारत में विलय कर दिया गया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। लैंस डाउन 1888 से लेकर 94 ईस्वी तक भारत के गवर्नर रहे। इन्हीं के समय में डूरंड आयोग का गठन किया गया। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 98 तक वायसराय रहे। इन्हीं के समय में अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। तो लॉयल आयोग अकाल की जांच के लिए गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन महाकुख्यात गवर्नर या वायसराय। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक गवर्नर या वायसराय रहे। इन्हीं के समय तृतीय अकाल आयोग का गठन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक भारत के वायसराय रहे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और लॉर्ड मिंटो के समय में ही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसे कहते हैं, इसी के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई और मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन दिया गया। और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 ईस्वी में और कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। ये सब घटना मिंटो के समय में हुई थी। मिंटो द्वितीय, क्योंकि इससे पहले एक मिंटो आ चुके हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेके 16 ईस्वी तक। बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में रद्द किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। 1813 ईस्वी में शुरू हुआ था और 16 ईस्वी तक ये थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 ईस्वी तक वायसराय रहे। इन्हीं के समय में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। तिलक और इनोवेशन के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट आया, जो कि काला कानून के नाम से कुख्यात है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई। लॉर्ड रीडिंग, इनका शासनकाल 1921 से लेकर 26 ईस्वी तक था। इनके समय में चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई और असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया 12 फरवरी को 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती हुई, जो कि HRA के सदस्यों के द्वारा की गई थी 1925 ईस्वी में। काकोरी लखनऊ के रास्ते में पड़ता है। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। लॉर्ड रीडिंग उस समय भारत वायसराय थे। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से लेकर 31 तक था। इनके समय में साइमन कमीशन का भारत आना, लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन भारत आया 1927 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और इन्हीं के समय में ही भगत सिंह जी को फांसी भी दे दी गई थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, जो कि एक विभत्स घटना है। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से लेकर 36 तक था। इनके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। सांप्रदायिक पंचायत आया, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की बात की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल 1936 से लेकर 44 तक था। इनके समय में ही पृथक पाकिस्तान की मांग हुई और क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। पृथक निर्वाचन की मांग 1940 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेबल के समय में
जो कि लॉर्ड वेबल का कार्यकाल 1944 से लेकर 47 तक था। लॉर्ड वेबल की योजना आई, जिसे हम वेबल प्लान भी कहते हैं। शिमला सम्मेलन बुलाया गया, भारत को स्वतंत्रता करने के लिए घोषणा भी जारी की गई, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर जून 1948 तक थे। यह अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब फिर वायसराय से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ यह हुआ कि वो सम्राट का प्रतिनिधित्व, अर्थात जो क्राउन है उनके प्रतिनिधि कहलाए थे। यह नाम कब बदला गया था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी के द्वारा 1858 ईस्वी में। आगे है सी राज गोपालाचारी। यह 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कभी भी प्रश्न आए, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पे बंगाल से भारत की बात हो रही है। जब पहले बंगाल क्षेत्र के ही थे, अब पूरे भारत के हो गए। तो हमारा ये विविध से संबंधित टॉपिक था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसको आप 2-3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे तो इससे हिस्ट्री में, मुख्यतः आधुनिक भारत के इतिहास में, आपसे 2 से 3 प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपसे इससे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।